नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा में उन घायल सैनिकों की जुबानी हम आपको सुनवाएंगे जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए गोलियां खाई हैं। मंचों पर लफाजी नेताओं जैसे नहीं, उन्होंने सरहदों पर गोलियां खाई हैं। सरहदों पर गोलियां खाने वाले ये सिपाही, ये सैनिक देश के, फौजी देश के राहुल गांधी के सामने बैठे थे और राहुल गांधी के सामने बैठकर उन्होंने 56 इंची वाले के महाधोखे को खोल कर रख दिया। ये 56 इंच वाला कितना छद्म देशभक्त है। इस 56 इंच वाले की छाती में देशभक्ति और राष्ट्रवाद नहीं, सिर्फ सियासत और चुनाव है। ये खोल कर रख दिया इस देश के फौजियों ने। 7 मिनट का वीडियो और देश के फौजियों ने मोदी का असली चेहरा इस देश को दिखा दिया है। अब भी अगर इस देश में अंधभक्तों की जमात है तो ये मान लीजिए, मातृभूमि तो छोड़ दीजिए, वो अपनी मां, अपने पिता के भी हितों के बारे में नहीं सोच सकते हैं, उनकी भी सेवा नहीं कर सकते। मातृभूमि की सेवा वो क्या करेंगे अंधभक्त? जो इस देश के फौजी, कोई नेता हो, पंडित नेहरू से लेकर के और राहुल गांधी तक मैं चलाऊं, किसी भी नेता को इस देश ने कभी इस देश की सेना से, इस देश के फौज से, इस देश के फौजियों से, इस देश के सरहद के सिपाहियों से ऊपर नहीं रखा। इस देश की सरहद पर खड़ा एक सामान्य सिपाही जिसका हम नाम भी नहीं जानते, सरहद पर बस खड़ा हुआ उसका अक्स देखते हैं तो उसका सम्मान इस देश के किसी भी नेता से ऊपर हो जाता है। क्या उस पर भी यकीन नहीं करोगे? क्या उसकी भी नहीं सुनोगे? मैं पूरा का पूरा आज सुनवा देता हूं आपको। करो न करो, इस देश का जब आज महाशिवरात्रि है, वही देश पूरा आज भोलेनाथ को धतूरा चढ़ाया जा रहा है। पूरे देश को ही सियासी धतूरा खिला दिया गया हो और बौद्धिक क्षमता, सोचने समझने की क्षमता छीड़ कर दी गई हो, तो फिर क्या हमारा काम अपना है दिखाना आपको? वो हम दिखा रहे हैं। बाकी भोलेनाथ सद्बुद्धि दे तो बेहतर है। ले आइए, भाव को जोड़िए। स्वागत है भाव। सीधा मैं कुछ नहीं, सीधा राहुल गांधी का वो वीडियो 7 मिनट का है, वही प्ले कर देता हूं। उसके बाद वो काफी कन्वर्सेशन अंग्रेजी में है, तो हम ये भी चाहेंगे कि बाद में हिंदी में पूरा का पूरा जो कन्वर्सेशन है इसको भी दर्शकों को बताएं। चला दीजिए भैया, चला दीजिए। Majorly, we have got two major issues. Ex-servicemen contributory health scheme (ECHS), which gives the health care system to the defense forces. You had raised it in standing committee on defense that we cannot leave our soldiers unattended like this if you don't give the funds. Yes. And thereafter, we have launched a campaign all throughout the country, and 400 ECHS our teams have gone to collect the bills. So government has got worried why these people are collecting the bills. So they have issued instructions to the emails and instructions to all the hospitals not to give any bill. He's squad leader Sudeep. He's a doctor and also running a ECHS hospital. They are playing it a clever game actually. Earlier what they used to do, after every 2 or 3 months the payment used to come. So that hospital didn't have any problem in running all the things. Last 2 years, what they don't give any payment since last 9 months, and ultimately they gave it on 31st of March, and you can't do anything, and everything, almost 30% of the amount what they give that goes back to the government. How does that work? Actually, sir, you can't adjust that amount of money. Suppose if you want to buy something, you cannot buy it on 1st of April, because ultimately on 31st April the settlement of the bill takes place. So almost whatever they give, last year I received 3 crore at 5 p.m. on 31st of 2025. You can't do anything of that money. Ultimately, 30% of that amount has to go back to the Ministry of Finance. That is happening since the last 2 years. I don't understand why they're giving you that money just to take it back. Because the financial year is over. So that is the thing. It's being too clever. By They're just not giving the money. They're just not giving the money and it's not in time. How much is outstanding? So for last 5 years, backlog has been increasing
1st April 2025, the backlog was about 6,000 crores. And expenditure. How much was it last year? They gave 7,000 crores. This year they gave 8,000 crores, but the backlog itself was 6,000 crores. So to do the expenditure for this current year, only 2,000 crore was left. So the backlog carry But forward. what happens to all these people who are sick? Sir, there are two major issues. One is that those who are sick, hospitals are not accepting them. They are empaneled hospitals. They say, we will not give you appointment. And they delay the treatment. And But if cancer treatment is delayed, then that's over. What That's is their over. treatment? And these are all service members. Current soldiers are covered by the military hospitals. They got nothing to do with us. These are all ex-servicemen, ex-soldiers who are entitled to this scheme. It's not my job to say where the government should mobilize the funds from. Governments can mobilize funds anyway. It is the intent. Central government health scheme, which is meant for the bureaucrats and others, that seems to have no shortage of funds. Why for the soldiers? First thing is that we should liquidate the carry forward liabilities of previous year and current year on 31st of March. That is the first primary thing. If that happens, then probably that 12,000 crores of next year may give little bit of functionality to ECHS. And secondly, cancer treatment should be very importantly cannot be stopped, because one cycle goes off, and if it is missed, then the chap is gone. आप मुझसे क्या चाहते हैं, मुझे क्या करना है आपके लिए? So there are two things, sir. First is the funds to be provided to ECHS, and second thing, sir, the ECHS is not fully well functioned. All problems are known to the people. This is the only thing which is helping the soldiers and officers of the retired people, and there are a lot of problems because of that. They don't get the proper treatment. So this system should be done properly, and funds, whatever is required, to be given to them. So after the service, they can be looked after. ECHS में जो सॉफ्टवेयर है उसमें हर मेडिसिन का नहीं है, तो डॉक्टर साहब अगर उसको पेन से लिख दिया करें कि भैया ये आप एलपी कर लो, ये आपका क्लेम, तो उनका जो पेन से लिखने का है नहीं आर्डर, तो वो क्लेम इंडिविजुअल उसको सर पे करता है अगर वो परचेज करेगा जो सिविल से लिखा हुआ दवा। और सर जैसे एक्सरसाइज कुछ लिखते, जैसे मेरा प्रोस्टेट का हुआ तो यूरिन लीक होती रहती है, तो इसमें बायो पे फीडबैक एक्सरसाइज बताई है, तो हमें बाहर से कराना पड़ रहा, तो ECHS से यहाँ से कई सिस्टम इज नॉट तो 55,500 रुपया, एक 50 to 60,000 से ज़्यादा हुई। मेडिसिन सर जेनरिक ली जा रही हैं, थोड़ी सी अगर बेस्ट मतलब क्वालिटी के हों, तो क्योंकि वो जो हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो बोलते नहीं ये इनको रहने दो, आप मतलब अपना वो LP करो, बाहर से लो, तब आपको कामयाब हो। Important issue is the disability pension. These people have got disabled during operations or otherwise due to service conditions. Somebody is Siachen, their foot has got frostbite, this, that, everything, lot of things are there. And their disability pension was tax-free from 1922 onwards. From the Income Tax Act 1922, under section 60, they said it will be tax-free. The same provision of 1922, they were incorporated in 1961 Income Tax Act, sir. So what disabled were given separate section relaxation, that 100% exemption, sir. And other disabled also given under different sections, sir. This thing continued till today, sir. It will end at the 31st March, sir. 104 years of tax exemption, they've just taken it away in this finance bill, sir. How much money are they saving? There is some perception 50, that 60 it crores. is being given just like that. 103 years have passed and we are exempted from income tax. And suddenly my senior veterans who have sustained amputations and all, For last now 30, 40 from years 1st they are getting April, exemption. we will be asked to pay income tax. Basic issue is that when it was carrying on for last 104 years, why should it be stopped? Everybody, whether invalidated out or retained in service or aggravated attributable to military services, they should continue to get it without any distinction.
तो इसमें आगे और था, वो फिर बातचीत कर रहे थे कि कितनी गोलियां लगी, जैसे वो तमाम आप देख रहे होंगे सामने व्हील चेयर पर हैं बहुत सारे फौजी, वो घायल है, किसी को 5 गोली लगी, वो बैठे थे जो है व्हील चेयर पर, जो सरदार जी, वो 5 गोली उनको लगी है, 5 गोली उनका पूरा पैर खत्म है। ये हमारे देश के सिपाही 104 साल से, जिनको जो सीमा पर सियाचिन में किसी भी बॉर्डर पर किसी भी कंडीशन में किसी तरह की डिसेबिलिटी हो गई, दिव्यांग हो गए, 104 साल से उन पर कभी कोई टैक्स नहीं लगाया गया था। हमारे देश में देशभक्त आया एक, वो वहां से प्लेटफॉर्म से रेलवे के, फिर दिल्ली में पहुंचा और उसने कहा इनसे भी टैक्स लो। कैसे बच जाएंगे सर? अडानी का मतलब अडानी तक के माल जाएगा कैसे? वो सबकी खून से निचोड़ लो, फिर ट्रांसफर करो अडानी को, सब निचोड़ लो, इनसे भी लो। इलाज के लिए भटक रहे हैं सब, इलाज के लिए 6-6 हजार करोड़ रुपए बकाया है। भाऊ से सुनिए, भाऊ ये जरा देशभक्त बताइए, देशभक्त की देशभक्ति। ये जो देश में इकलौता देशभक्त आज तक आया ना, बाकी तो कोई देशभक्त था ही नहीं, सब देशद्रोही थे। भगत सिंह से लेकर सब चले गए, ये अकेला आया ये। शब्द नहीं है आशीष, निर्भसना करने के लिए शब्द नहीं है, और जो शब्द मैं उपयोग में लाऊं वो मेरा कल्चर, मैं जिस परिवार में पढ़ा बड़ा हूं, वो मुझे अनुमति नहीं देता ऐसे शब्दों का उपयोग करने के लिए। करना पड़ेगा ऐसे लोगों के लिए, क्या क्या करें करें? आशीष? मतलब करना जिन लोगों ने अपने हाथ पैर गंवाए हैं, जो लोग व्हील चेयर पे है, जो चल नहीं पाते, और इसलिए नहीं कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ही अपाहिज हो जाता है तो उसके लिए 10 सिस्टम चालू हो जाते हैं, सरकारी खर्चे पे इलाज होता है। एमपी का दांत का रूट कैनाल भी कितना खर्चा होता है, जरा जाके देखिए आप। ये सांसद, ये जो बिल पास किया इन्होंने, ये इसमें इन अपाहिजों से भी टैक्स ले रहे हैं आप। आपसे तो अंग्रेज अच्छे थे, जो उनके समय से, उन्होंने उस समय से कर दिया, और जब देश आजाद हो गया तो वो कंटिन्यू चलता रहा। 1961 में फिर उसको री इंट्रोड्यूस किया गया। कहीं ऐसा ना हो कि भाई कोई कहे कि बहुत अंग्रेजों के जमाने का चल रहा है। 61 में री कॉर्पोरेट किया। क्या होगा? कितना पैसा सरकार लेगी इनसे इनकम टैक्स में? 50-60 करोड़ रुपए इकट्ठा होगा। हमारे प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे जाते हैं तो उससे ज्यादा करोड़ों रुपए खर्चा होते हैं। जितनी पेंशन मिलती है नेताओं को, कितना टैक्स देते हैं ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने पेंशन पे? जो देश का सिपाही है, जिसने अपनी जिंदगी देश पे न्यौछावर कर दी, उससे भी आप पूछते हो यार, चिता के ऊपर रोटी सेकने वाले लोग हो आप। शर्म आनी चाहिए। देशभक्ति ये शब्द जब इनके मुंह से निकलता है तो वो गाली बन जाता है। शब्द मतलब आंखों में पानी आता है जब उन लोगों का जो वीडियो देखा, किसी का हाथ टिक गया है, कोई इस पे है, कोई व्हील चेयर पे है, जिनको ये वो जयपुरी पैर लगा हुआ है। शर्म आती है। ये सभी के मतलब ये वही कर सकते हैं जिनके परिवार से कोई, जिसको फौज का कोई लेना देना नहीं। सिर्फ इस देश पे बोझ है ये लोग सब। और ये पार्लियामेंट में यदि ये बिल पास हो गया तो ये सारे तमाम सांसद बोझ है देश पर। लगा दीजिए डिफेमेशन सूट, करवाने दीजिए, जेल जाने भेजने दीजिए हमको। ये 31 इनको आर्मी के ऑफिसर की किताब जीवनी नहीं चाहिए। इनको आर्मी के ऑफिसर, अरे इनको मार डालो ना, जहर दे के मार डालो। गो हत्या हो गई तो रास्ते पे उतरेंगे, और ये गाय से भी गई गुजरी हालत है इन लोगों की। एक के मुंह से आवाज नहीं निकली। मैं विपक्ष को भी कहता हूं, क्यों इन लोगों को आना पड़ा नेता के पास? क्यों नहीं बिल पढ़ा आपने? कितने सांसदों ने बिल पढ़ा है? और यदि वो बिल पढ़ा है आपने, आपके पास एनेक्चर आते हैं,
आपके पास सॉफ्ट कॉपी आती है, क्यों नहीं सवाल उठाया ये? नहीं, संसद में कुछ कुछ सांसदों को मैंने सुना, क्योंकि ये विषय हम तभी आज लेकर के भी आए। संजय सिंह ने इस पर राज्यसभा में संजय सिंह ने सवाल उठाया था, लेकिन सवाल सुनता कौन है? फॉर्मेलिटी में लोकसभा हो में गया कौन तो बोला? लोकसभा में बताइए मुझे। राज्यसभा में तो चलो संजय सिंह और दो चार है कि जो पढ़ते लिखते रहते। लोकसभा तो चल ही नहीं पाई, लोकसभा चलने ही नहीं दिया देशभक्तों ने नहीं चलने दिया। और क्यों नहीं चलने दिया? वो भी आर्मी चीफ की किताब पर, आर्मी चीफ की किताब पर, हर जगह पर वही आर्मी है और ये देशभक्त हैं सब। आर्मी चीफ की किताब पर लोकसभा नहीं चलने दिया। लोकसभा में बोलेगा क्या कोई? चलने ही नहीं दिया ना। बस सच मत बताओ, मोदी का सच मत बताओ देश को, बाकी सब ठीक है। ये 31 मार्च वाला क्या फॉर्मूला है इन सब का? बताइए। मैं बता रहा हूँ आपको होता क्या है, पूरी होता कहानी क्या बता है। दीजिए। हाँ। मैं बताऊं, एक तो ये है कि जो अपाहिज हुए हैं, जिन्होंने अपने जो दिव्यांग बने हैं, उनकी पेंशन जो उनको मिलती थी उस पे अब उन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया है। इससे ज्यादा घिनौना काम कोई नहीं कर सकता। इससे ज्यादा घिनौना, ये खून पीने वाले ड्रैकुला जैसे होते हैं, अंग्रेजी पिक्चरों में दिखाते हैं, उससे भी गए गुजरे लोग हो गए हैं। ये घिन आती है अब इनको। मैं रक्षा मंत्री को मैं निर्भसना करता हूं। नींबू मिर्चे लेके जाने वाला रक्षा मंत्री ये नहीं आप आज इस पे जवाब देगा इन लोगों की आपने क्यों पेंशन रोकी और कितना पैसा बचाएंगे। 60 करोड़ बचाएंगे। मैं न्यूज लॉन्चर से अपील करता हूं, सरकार ये वापस ले ले, तुमको 60 करोड़ चाहिए, अरे हम रास्ते पे भीख मांगने भी लगेंगे इस देश के फौज के नाम पे, तो 600 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा। लोगों ने दाग अपने गहने उतार के दिए हैं युद्ध के समय। डेढ़ हजार करोड़ के अपने ऑफिस में बैठेंगे ये, और 60 करोड़ रुपए के लिए ये सैनिकों के ऊपर टैक्स लगा रहे, वो भी अपाहिज। शेरवानी पहनता है उतने का, तो ये शर्म आती है, नालायक। अब दूसरा है इनका जो सीजीएचएस हॉस्पिटल होता है आर्मी का, उसका आशीष जी इतना बुरा हाल है। ईसीएचएस, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटिव हेल्थ स्कीम, ठीक है, जैसा सीजीएचएस होता है बाकी लोगों के लिए, इनके लिए ईसीएचएस है। अब इन हॉस्पिटल में जो रिटायर्ड लोग हैं ये ट्रीटमेंट लेने जाते हैं। कुछ इनके खुद के हॉस्पिटल है ईसीएचएस के, कुछ बाहर के अस्पताल है जो एनपैनल्ड है। हाँ। तो जब ये ईसीएचएस का आदमी जब जाता है अपना कार्ड लेके और वहां ट्रीटमेंट लेता है तो उससे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, वो बिल सरकार की तरफ जाता है। ठीक है। अब सरकार इनका पेमेंट ही नहीं करती है हॉस्पिटलों का, एक साल तक 12,000 करोड़ रुपए दिए। लोगों को लगेगा बहुत बड़ा अमाउंट है साहब, इन्होंने 12,000 करोड़ रुपए दिए। उन 12,000 करोड़ में 8,000 करोड़ पिछले सालों के बकाया थे। 2,000 करोड़। सबसे बड़ी फौज है देश, विश्व में नंबर 2 पे आती है अपनी फौज, इतने ह्यूमन रिसोर्स है फौज में अपना। रिटायरमेंट के बाद उनको कोई सुविधा नहीं। अब क्या करते हैं ये कुछ हॉस्पिटल का, जैसा एक स्क्वाड्रन लीडर जो हॉस्पिटल चला रहे थे, वो कह रहे थे कि साहब 31 मार्च को साल समाप्त होता है, 31 मार्च को शाम को 5 बजे 3 करोड़ रुपए बिल आया है, इनका बकाया 3 करोड़ रुपए आया, हो गया। अब दूसरे दिन सुबह मतलब 5 बजे के बाद डेट बदलती है रात को 12 बजे, 7 घंटे बाद 1 अप्रैल शुरू होता है। 1 अप्रैल नया वित्तीय साल शुरू होता है। तो ये 3 करोड़ रुपए नए वित्तीय साल में जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड होंगे। खर्चे तो हुए नहीं ना आपने, खर्च नहीं हुए फिर वापस हो जाएगा। नहीं, जैसे ही 3 करोड़ रुपए 1 अप्रैल पे जाएंगे उसके ऊपर टैक्स लगेगा, क्योंकि खर्चा नहीं किया आपने, आपका पड़ा हुआ पैसा है। यदि ये इनको 3 महीने पहले मिला होता 3 करोड़ रुपए
तो ये दवाइयां खरीदते, इक्विपमेंट खरीदते, खर्चे दिखाते हैं। हाँ। आपको सरकार पैसा देता है, खर्चा करने का अवधि नहीं देता और 7 घंटे बाद उससे पैसा लेता है कि आपने खर्चा पैसा नहीं किया, अगले साल में कैरी फॉरवर्ड होगा, इस पर टैक्स लगेगा। 30% तो वैसे ही चला गया वापस। कि धूर्तता के कब पैरामीटर देखिए भाऊ, पैरामीटर ये कहां से कितना सीख धूर्त के आते है। हैं भाई ये लोग? कहां के कितने मतलब कमीनेपन की भी एक हद होती है आशीष। इतना नीचे गिर जाएंगे ये। प्राइवेट हॉस्पिटल में जब तुम बिल ही नहीं दोगे तो उधारी में कब तक इलाज करेगा वो? हाँ, हाँ। और उनको भी यदि 31 तारीख को पेमेंट दोगे तो वो क्या करता है? आपको डिले करेगा अपॉइंटमेंट देने में, आज नहीं अगले सप्ताह आ जाओ, अगले सप्ताह आ जाओ, तो थक हार के आदमी दूसरी जगह चला जाता है, अपना इलाज प्राइवेटली कर लेता है, मरेगा थोड़ी वो आदमी। उसके बाद दवाइयां हैं, दवाइयां वो देती है सब स्टैंडर्ड, मतलब जो दवाइयां होती है तो वो डॉक्टर खुद कहते हैं कि ये दवाई यूज मत करो, इससे कुछ इंपैक्ट नहीं होगा, बाहर से दवाई ले लो। हाँ। वहां भ्रष्टाचार। इक्विपमेंट नहीं है, इसी जैसे नए नए पार्लियामेंट बनाने में इनके पास पैसा है, नई पार्लियामेंट नहीं बनती तो क्या होता? क्या होता? पुराने पार्लियामेंट में कीले लगे हुए थे सीट पे, गुलामी प्रतीक था, मिटा रहा था। कौन सा गुलामी का प्रतीक मिटा रहा था? खुद अमेरिका के हाथ गुलाम देश बेच दिया, गुलाम बना दिया देश को। ये गुलामी से लड़ेंगे? जो उद्योगपतियों के गुलाम बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये गुलामी से लड़ेंगे? गुलामी इनके लिए तो आदर्श शब्द है और ये तो उनके लिए तगमा है। ये पूरे देश को गुलाम बनाना चाहते हैं अपने तानाशाही के नीचे, ये गुलामी की बात करेंगे? ये फर्क है, ये फर्क ये है कि मेरे नाम से एक पार्लियामेंट होनी चाहिए, मेरा बोर्ड लगना चाहिए उस पे, मेरे नाम से स्टेडियम होना चाहिए, ये सारी चीजें मेरे नाम से होनी चाहिए। ये फर्क है और कुछ नहीं। खर्चा कहाँ करना चाहिए, क्या प्रायोरिटी है आपकी? तो ये एक सर्विसमैन देश को सब कुछ देने के बाद अब क्या करेंगे मुझे बताओ आप? घर के बुजुर्ग यदि है तो आदमी घर में क्या करता है? ये उन्हीं प्रवृत्ति के लोग हैं जो अपने माँ बाप की भी चिंता नहीं करते, और यदि माँ की से भक्ति करने की बात करते हैं तो ये नौटंकी है। जो अपने घर में वृद्धों की सेवा करता है उन देश के वृद्धों को ऐसा खाली नहीं छोड़ सकता, अरे जिन्होंने देश के लिए अपनी जवानी दी है। वंदे मातरम, इस मातृभूमि की वंदना करने वाला और रक्षा करने वाले को लाचार कर दिया और वंदे मातरम कहते हो। इन सबके जुबान पे वंदे मातरम भी आना जो है वंदे मातरम का नहीं, गाली है वंदे मातरम को, गाली है जब ये वंदे मातरम बोलते। मैंने कहा ना, ये तमाम बैठे हुए लोग, मैं आरोप लगाता हूं प्रधानमंत्री जी पे, मैं आरोप लगाता हूं वित्त मंत्री से, मैं आरोप लगाता हूं रक्षा मंत्री से। ये तीनों मंत्री अपने घर में माँ बाप की इज्जत नहीं करते, और यदि ये अपने माँ बाप की इज्जत करते होते तो आज इन लोगों को भगवान भरोसे नहीं छोड़े होते। इनके घर में इनके वृद्ध जो होंगे वो दवाइयों के लिए तड़प रहे होंगे, तड़पे होंगे कि जब बेटा देगा तब देगा, नहीं तो तब तक दर्द सहन करो। यही लोग ये काम कर सकते हैं घिनौना, जिनने अपने माँ बाप की सेवा की है, जिन्होंने अपने खुद के माँ बाप की इज्जत करते हैं, वो देश के इन सैनिकों के, इन अपाहिज सैनिक हो गए जो दिव्यांग हो गए या बाकी जो रिटायर्ड सैनिक हो गए, आज घर में जो बुजुर्ग है सबसे पहले उसका ख्याल रखा जाता है। घर में बेटा आने के बाद पहले पूछता है बाबूजी ने खाना खा लिया, बाबूजी की गोलियां आ गई, बाबूजी के लेटे सो नींद लग गई क्या, डिस्टर्ब मत करो। ये तो हमने तो हमारे परिवार में यही देखा आशीष। वही तो बदला। अब पता नहीं इनके इन मुझे तो लगता है इनके परिवार में इन्होंने कभी ऐसा किया ही नहीं होगा। मरे जिधर पड़ा हो। मोदी जी ले ली सारे बाबूजी की जगह। बाबूजी नहीं, बाबूजी भूखे प्यासे पड़े हैं, बाहर मोदी जी के लिए नारा लगाना है, मोदी मोदी मोदी। घर में बाबूजी पड़े हैं, बाहर मोदी जी। मैं कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन इन सैनिकों की पीड़ा देखने के बाद
मैं कुछ समय तो मैं बोलने की स्थिति में, मतलब मुझे लगा कि मैं पानी पी के कम से कम अब इस स्थिति में आऊं कि मैं बोलूं, क्योंकि मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा हुआ हूं। मेरे बैच के बहुत सारे अधिकारी, दोस्त अधिकारी हैं, फौज से संबंध रहा है। मेरे स्कूल में सब रिटायर्ड फौजी होते थे, नॉन कमीशन्ड होते थे, हमारे पीटी इंस्ट्रक्टर से लेके हमारे वार्डन तक हॉस्टल के। मैंने देखा है उनको जीवन, जिंदगी भर। कैसे आप सोच सकते हैं ये, और कैसा कर सकते हैं? और इससे कोई 10,000 करोड़ मिल रहे होते तो बात अलग है। 50-60 करोड़ रुपए की सेविंग इनकम टैक्स मिलेगा आपको। ये बेसिकली क्या है ना, जो असली इनका कैरेक्टर है वो यही है कि देशभक्तों को, फौजियों को सताओ। ये भीतर से वो लोग हैं, ये कुंठित, ये वाकई बताए, फिर वही शब्द इस्तेमाल करेंगे जो आप करने नहीं करना चाहते। आपको एक खबर और दिखाता हूं, जब इनकी देशभक्ति ही दिखानी है ना, एक खबर और दिखाते हैं। जरा एक खबर की हेडलाइन, जनसत्ता ने, एक्सप्रेस ने खबर की है, बाकी तो कोई खबर नहीं करता, एक्सप्रेस ने, जनसत्ता भी का हाल कुछ ठीक नहीं है, लेकिन छाप दिया है इसने। नौकरी का वादा पूरा नहीं हुआ, पहलगाम पीड़ित का परिवार बोला अब बचत से चल रहा हमारा गुजारा। ये मैं खबर बताता हूं, ये जरा हटा दीजिए, मैं कुछ अपने तरफ से नहीं जोड़ूंगा, इन आउट बता देता हूं क्या है खबर। पहलगाम में जो अभी हमला हुआ था, जिसमें बिल्कुल मोदी जी का कलेजा छलनी हो गया था, उसमें पूरे महाराष्ट्र की घटना है। आप उस क्षेत्र में जाएंगे जरूर, मुझे लगता है एक बार और इसमें परिवार से या कहीं से भी वो करिएगा। पुणे में संतोष जगदाले का परिवार, उस समय हमने दिखाया गया था, संतोष जगदाले के परिवार था, जिसमें संतोष जगदाले की मौत हुई थी पहलगाम के हमले में। उनके परिवार से मुख्यमंत्री फडणवीस, सरकार, डिप्टी सीएम सबने नौकरी देने का वादा किया था। संतोष जगदाले की बेटी असावरी जगदाले है। इंडियन एक्सप्रेस को बताया असावरी ने कि परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य जो जगदाले साहब थे, पिताजी, उनको 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी उनकी। अब हम आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, मुझे अपनी माँ के साथ रहने के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरी छोड़नी पड़ी। अकेले बेटी बची असावरी, नौकरी प्राइवेट सेक्टर, माँ घर में, और पिता को मार दिया आतंकियों। इस समय परिवार कठिन दौर से गुजर रहा है। असावरी ने कहा कि जले पर नमक छिड़कने वाली बात यह है कि अब हमें राज्य सरकार द्वारा आश्वासन जो दिया था सरकारी नौकरी, उसके लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। प्रशासन के इस बर्ताव से हम स्तब्ध हैं, जो हमें अपना काम करवाने के लिए मंत्रालय के चक्कर लगाने को कह रहा है। नेता हमें झूठे आश्वासन देकर समय बर्बाद कर रहे हैं कि प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आज तक किसी ने प्रगति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। मुख्यमंत्री ने ही मुझे सरकारी नौकरी की घोषणा की थी, जबकि दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने भी इस संबंध में हमें सहयोग का आश्वासन दिया था। घटना से ध्यान हटने के बाद नौकरी के बारे में किसी ने भी लिखित में कुछ नहीं बताया। तब से किसी ने भी मेरी और मेरी माँ के बारे में पूछताछ तक नहीं की। मैं और मेरी माँ, दो माँ बेटी हैं, कोई पूछने वाला नहीं। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने से तकनीकी दिक्कतें आती हैं, इसलिए मैंने बीच में नौकरी छोड़ने की परेशानी से बचने के लिए वहां नौकरी नहीं कर सकती, इसलिए मेरे पास कोई सरकारी नौकरी भी नहीं है। हम अपना गुजारा सिर्फ अपनी बचत से चला रहे हैं। हमारी तकलीफें कोई समझ नहीं सकता है। हमारी मृत्यु तक हमारी देखभाल करना सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारे परिवार के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु हो गई है। मैं उन आतंकियों की कही बातें कभी नहीं भूल सकती। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को भी पत्र लिखा। अब सुनिए, मैंने प्रधानमंत्री के कार्यालय को भी पत्र लिखा, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। ये पीएमओ, ये सब बैठे हुए अडानी को वहां रिस्पॉन्स सिर्फ अडानी अंबानी को ही रिस्पांस मिलता है। हाँ। ये कोई वहां जवाब नहीं आया पीएमओ से। पुणे के दौरे पर मुख्यमंत्री आए, फडणवीस, मुख्यमंत्री से मिलने की हमने कोशिश की, वो कोशिश नाकाम हो गई। मुख्यमंत्री, ये महाराष्ट्र का, इस परिवार ने मिलने की कोशिश की, अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की व्यस्तता का हवाला देकर के हमें मना कर दिया। ये है इनका चेहरा। अभी सुनिए, एक राज्यसभा सांसद हैं आप महाराष्ट्र से, आप और बेहतर जानते होंगे, मेघा कुलकर्णी। मेघा कुलकर्णी से मुलाकात की इस परिवार ने।
मेघा कुलकर्णी ने कहा कि मैं जो है बात करूंगी। मेघा कुलकर्णी ने बताया जो उनका वर्जन है कि मेघा कुलकर्णी ने कहा कि मैंने अमित शाह से मुलाकात करके और अमित शाह से कहा था कि नौकरी दे दीजिए ताकि हमारे वादे का सम्मान रह जाए। लेकिन अभी कुछ नहीं ग्राउंड पे हुआ है। अब आगे एक और सुनिए। पुणे नगर निगम, ये कहा गया था कि पुणे नगर निगम, मेघा कुलकर्णी ने ये भी कहा कि असावरी पढ़ी लिखी है, वो योग्य है, ऐसा भी नहीं कि कोई एहसान करना है। वो इतनी पढ़ी लिखी योग्य है कि उसको नौकरी तुरंत दी जा सकती है, वादा पूरा किया जा सकता है। पुणे नगर निगम ने इनसे वादा किया था, जो है पुणे नगर निगम ने, कि हम नौकरी देंगे। पुणे नगर निगम ने नौकरी की देने की अनुमति के लिए राज्य सरकार को, फडणवीस सरकार को भेजा प्रस्ताव। पुणे नगर निगम तैयार बैठा है नौकरी देने के लिए। उसने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा कि इनको नौकरी की हमें अनुमति दीजिए। सोचिए, कल्पना ये करिए आप, पुणे नगर निगम जो नौकरी देने के लिए ऑफर लेकर के बैठा है असावरी को, उस पुणे नगर निगम को पिछले साल अगस्त में उसने राज्य सरकार को, नगर निगम की तरफ से चिट्ठी लिखी गई कि हम नौकरी देने जा रहे हैं, जो भी प्रोसेस है आप हमें अनुमति दीजिए। राज्य सरकार ने पुणे नगर निगम को भी अनुमति नहीं दी। न हम तुम्हें नौकरी नहीं, देंगे, नहीं, न किसी और को नौकरी मैं देने देंगे। देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्री इवेंट के तौर पे मिलने गए थे। हाँ। वो उसके पिता की हत्या की सहानुभूति बटोरने गए थे जनता से कि हम इनके साथ खड़े हैं, इनको कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, महाराष्ट्र में कुछ नाम है जो ऐसा चर्चा है कि एक कोई कुंभज है, बड़ा कंबोज को कोई है ऐसा, कि उसी के थ्रू मुख्यमंत्री का सारा कामकाज होता है। एक और कोई जन स्वराज पार्टी का कोई नेता है कि जो मुख्यमंत्री के बड़े नजदीक है, उसी के थ्रू अपॉइंटमेंट होता है। नहीं तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मिलते नहीं। सही बात कही उसने अवसारी ने। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लिखने का कोई मतलब नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अपने सुविधा के अनुसार और जिससे उनको फायदा होगा छवि को, वही काम करता है। तीसरी बात, इस देश की जिम्मेदारी है जो वो कहती है, इस देश की जिम्मेदारी, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी अडानी अंबानी की है, आपकी नहीं। एक आप गलतफहमी में हो। दूसरी बात, बिटिया, तुम हमारी बेटिया समान ही हो, दुर्भाग्य है तुम्हारा। अब आज मैं कहूं दुर्भाग्य है तुम्हारा कि तुम यहां पैदा हुई हो। अभी मैं दूसरा केस कहूं, बहुत बुरा लगेगा सुनने वालों को। अजीत पवार का दुर्घटना में निधन होता है और उनके पत्नी का पुनर्वसन उनकी चिता की आंख ठंडी होने के पहले होता है। हाँ, सरकार के लिए जरूरी था। वो बहुत जरूरी था, क्योंकि उनके यहाँ शायद घर में चूल्हा नहीं जलता। ये मैं कंपेयर करता हूं। ये है भारत का वास्तविक दर्शन। अब जो पति नेता का दुर्दैवी निधन होता है, मैं कुछ दादा को कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, उनके निधन का हमें भी बहुत अफसोस है, लेकिन उनके निधन के बाद चंद घंटों में उनके पत्नी का पुनर्वसन होता है और अब 1 महीने के अंदर उनके बेटे का भी पुनर्वसन होगा। ये 2-2 लोग चाहिए घर में भैया। दादा की भरपाई तैसी पूरी थोड़ी होगी। लेकिन इस देश का नागरिक जो टैक्स भी देता था देश को, देश के कारण, देश के गलती के कारण, इनके इंटेलिजेंस फेल्योर के कारण आतंकी अंदर घुस के मार के चले गए। और सरकार ने जो वादे किए वो सब जुमले होते हैं। अमित शाह जी ने पहले ही कहा था कि ऐसी बातें सब जुमले हुआ करती है, चुनाव के टाइम पे बोली हुई बातें। ये जुमला था। देवेंद्र फडणवीस को बाकी लोगों को मिलने के लिए समय है, फिल्म वालों के लिए मिलने को समय है, कई लोगों को मिलने को समय है। प्रधानमंत्री को इस बात की चिंता है कि सैफ अली खान अपने बेटे को क्यों नहीं मिलवाने लाए। लेकिन ये बेटी जो आस लगाए बैठी हुई है, जो डिफिकल्टी में जिंदगी जी रही है, शर्मनाक है। इसी पुणे से सांसद केंद्र में मंत्री भी है। उसे प्लॉट से फुर्सत नहीं है, उसे जमीन और प्लॉट में लगा है। उनको रियल एस्टेट से फुर्सत नहीं है। हाँ। रियल एस्टेट वालों से फुर्सत नहीं है।
सब अपना अपना खचोट लूट में लगे हैं आशीष। किसको चिंता है देश की? उसकी पीड़ा हुई, अब उस लड़की ने और 1-2 स्टेटमेंट दिए तो ये अंधभक्त खड़े हो जाएंगे। काहे को हाँ। गए थे पहलगाम? कौन बोला था हाँ। पहलगाम जाने को? एकदम सही कह रहे हो आप। हाँ, ये इतने उसकी गंदी गंदी गाली देना शुरू कर देंगे उसको। हाँ। लेकिन उसकी पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं है। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में एक भी आदमी ऐसा नहीं है। महिलाओं के लिए लगातार सुर्खियों में रहने वाली चित्रा वाघ जी कहां हैं? और सब महिला आयोग की अध्यक्षा भी महाराष्ट्र से है, ये सब विजया हाँ। साई। वो भी इस बेटी और पत्नी की मां की कोई पीड़ा सुनने को तैयार नहीं है। इस सृष्टि में ये जो सरकार है जो भारत में 12 साल से चल रही है, इस सृष्टि में जब से सृष्टि हुई तब से आज तक शासक के रूप में, राजशाही या लोकशाही किसी भी रूप में, इससे निकम्मी, नकारा और असंवेदनशील सरकार कहीं नहीं दुनिया के किसी हिस्से में कभी नहीं आई है। दुनिया के किसी हिस्से में कभी नहीं आई। इतनी असंवेदनशील, इतनी निकम्मी, इतनी निष्ठुर, इतनी क्रूर और इतनी एहसान फरामोश, पाखंडी, इसीलिए हाँ, हाँ। पाखंड, सब केवल पाखंड, सुबह सो के उठने से रात में सोने तक, और ये सब तो नींद में भी पाखंड करते हैं। ये पाखंड नहीं तो और क्या है? जिन फौजियों को सुना और जो ये आसावरी जगदाली की कहानी सुन रहे हैं, यही पाखंड है। हमें इजाजत दीजिए, लेकिन भाऊ तो अभी महाराष्ट्र में ही है। हो सकता है कि ये आसावरी पर और डिटेल हो तो हम आगे फिर लेकर के आएंगे लेकर के आप ये करिए कि हम फॉलोअप तो लेंगे फिर इस पर, इतना भरोसा रखिए। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।